आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है। अर्थमेटिक फंक्शन को हम अर्थमेटिकल फंक्शन या नंबर थ्योरेटिक फंक्शन भी बोलते हैं। आइए देखते हैं ये क्या चीज है। एनी फंक्शन f फ्रॉम n टू c इज कॉल्ड अर्थमेटिक फंक्शन, यानी हर वो फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो और रेंज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c का सबसेट हो। ठीक है जी, रेंज से मुराद अगर सेकंड सेट पे कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि रेंज पूरा का पूरा सेट यही बन जाए। फंक्शन n से c में डिफाइन करना रेंज इसका सबसेट भी हो सकता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। सबसे पहले f फ्रॉम n टू c डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये अर्थमेटिक फंक्शन है। अब आप ये ना कहिएगा कि n से n स्क्वायर डिफाइन करेंगे तो ये एक नेचुरल नंबर है। रियल नंबर भी दूर की बात है, ये तो एक नेचुरल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो नहीं सकता। जी हो सकता है, बल्कि है भी। अभी मैंने बताया कि फंक्शन डिफाइन करना है n से c में। n से c में डिफाइन करने से मुराद ये नहीं है कि जो आपका जो रेंज है किसी एलिमेंट पे जो इमेज है वो लाजमी तौर पर उसमें आयोटा होना चाहिए, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आना चाहिए। जो रियल नंबर्स का सेट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दरअसल सबसेट है। ठीक है जी। इस तरह जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट ही। ठीक है जी, नेचुरल नंबर्स का सेट भी n का सबसेट ही होता है। तो ये आपका नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है जी, f ऑफ n इज इक्वल n स्क्वायर। क्या काम करता है ये? अगर n की जगह कोई नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बनाकर आपको प्रोड्यूस कर देता है। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल 0। n की जगह जो मर्जी पुट करते जाओ नेचुरल नंबर, लेकिन उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 0। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। ठीक है जी। f ऑफ n इज इक्वल टू 1, जो नंबर मर्जी पुट कर दो उसकी इमेज आपको 1 मिलेगी, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। ठीक है जी। इन जनरल ये कहा जा सकता है कि जो सीक्वेंस होती है, कौन सी वाली सीक्वेंस? इन्फिनिट सीक्वेंस, जिसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कुछ सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस? इन्फिनिट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर मैं कहूँगा सीक्वेंस फाइनाइट है तो इट्स मीन के उसकी जो डोमेन होगी वो सबसेट बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। मुझे डोमेन कंप्लीट सेट n करनी है तो उसके लिए सीक्वेंस का इन्फिनिट होना जरूरी है जी। तो अगर मेरे पास सीक्वेंस इन्फिनिट है, अब उसकी जो सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं, जो टर्म्स हैं, वो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वो जो सीक्वेंस है वो भी एक नंबर थ्योरेटिक फंक्शन ही है। ठीक है जी। एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एन अर्थमेटिक फंक्शन। फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में ये बात नहीं की जा सकती, वो मैं आपको समझा चुका हूं। मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शन क्या चीज होती है? एन अर्थमेटिकल फंक्शन f इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इफ f of mn is equal to f of m into f of n whenever m और n का GCD 1 हो। जब जब आप दो ऐसे नेचुरल नंबर्स पकड़े जिनका GCD 1 है तो उसके प्रोडक्ट पे ये फंक्शन f स्प्लिट हो जाए। इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन या मल्टीप्लिकेटिव अर्थमेटिक फंक्शंस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं कह दूं f of n is equal to 1 है फॉर ऑल n belongs to 1, तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब कभी भी आप m और n का GCD 1 लेंगे तब f ऑफ n m इज इक्वल टू 1। इसकी इमेज ये होगी, आप इसको लिख सकते हो f ऑफ n इंटू f ऑफ m। रीजन f ऑफ n भी 1 के बराबर है, f ऑफ m भी 1 के बराबर है। ठीक है जी। आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला ही नहीं है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि इसमें m और n का GCD 1 होना ही क्यों जरूरी है? वाई? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बात आपके जहन में सही आ रही है। असल में m और n का GCD 1 हो या ना हो, इससे इस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। f ऑफ nm भी एक इंटीजर है, इसका आंसर भी 1 आना है। n और m दोनों इंटीजर्स हैं, इनका आंसर भी 1 आना है। 1 को 1 इंटू 1 लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें n और m का GCD 1 ना भी होगा, ये तब भी स्प्लिट किया जा सकता है। लेकिन हमने यहां पर ये नहीं देखना, हमने ये देखना कि अगर n और m का GCD 1 है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जी यकीनन तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए स्प्लिट हो सकता है, तो यकीनन उन नेचुरल नंबर्स के लिए भी स्प्लिट हो जाएगा जिनमें GCD 1 मिलेगा आपको। तो अगर n और m का GCD 1 है तो फिर ये फंक्शन जो है वो स्प्लिट हो सकता है n इंटू m पर, लिहाजा ये अर्थमेटिक होगा। बिल्कुल ऐसे यहां पर इसके लिए भी कहा जा सकता है f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए f ऑफ n m लीजिए, क्या बनेगा ये? n m का होल स्क्वायर बाय डेफिनेशन। तो आप इसे n स्क्वायर
और m स्क्वायर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये n स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये f ऑफ n बन जाएगा, और m स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये f ऑफ m बन जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि n और m का GCD 1 है, इस बात का इस्तेमाल हमने नहीं किया। n और m का GCD 1 होगा तब भी ठीक है, n और m का GCD 1 नहीं होगा ये तब भी ठीक है, मसला ही कोई नहीं। तो हर तरह के नेचुरल नंबर्स के लिए हम इस फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यकीनन जिन नंबरों n और m में GCD 1 आ रहा होगा हम उनके लिए भी स्प्लिट कर दें, यानी कि ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है, राइट जी। तो f ऑफ n इज इक्वल टू k n, k यहां पर एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर है और n वेरी कर रहा है। f ऑफ n हमने कैसे डिफाइन करना है, k और n का ये ब्रैकेट किसको डिनोट करती है भला, GCD को, ये बात आप जानते हैं। नंबर 3 में जब भी n और k लिखा होगा इसका मतलब हम GCD की बात कर रहे हैं। यानी नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये किसी ऐसे फंक्शन की है जिसमें हमने एक नंबर k फिक्स कर लेना है, ठीक है जी, और f ऑफ n का आंसर क्या होगा, k का GCD n के साथ। ये फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और यहां पर अगर मैं दो इंटीजर पकड़ूंगा n और m तो उनका GCD 1 के बराबर है, इस बात का देखिए इस्तेमाल भी होगा। तो देखते हैं जी जनाब, n और m का GCD 1 है तो फिर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि k कोई सा भी नेचुरल नंबर है उसका GCD n और m के प्रोडक्ट से लेंगे तो आप k का n के साथ GCD और फिर k का m के साथ GCD सेपरेट कर सकते हैं। ये GCD की प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी n और m रिलेटिवली प्राइम होंगे तब k का GCD n के साथ अलग और k का GCD m के साथ अलग और इन दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इधर देखेंगे तो ये आपको f ऑफ n इंटू m मिलेगा, जबकि इधर देखेंगे आप तो ये आपको f ऑफ n इंटू ये f ऑफ m मिलेगा। साबित कर दिया आपने कि ये फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है, लेकिन यहां पर n और m का GCD 1 के बराबर है, इस बात का आपने इस्तेमाल भी किया है। यानी हो सकता है कि n और m का GCD अगर 1 नहीं होगा तो फिर अब आप इस फंक्शन को स्प्लिट ना कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर n और m का GCD 1 है तो फिर ये फंक्शन स्प्लिट किया जा सकता है। तो हमने इस वक्त यही प्रूव करना था कि n और m का GCD 1 है तो फंक्शन स्प्लिट किया जा सकता है या नहीं। ये तीनों जो फंक्शंस हैं ये मल्टीप्लिकेटिव है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव कब होता है। An arithmetic function f is said to be completely arithmetic if f of m into n is equal to f of m into f of n for all m n belongs to n। यानी उस फंक्शन को मैं कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन बोलूंगा जिसमें m और n का जो प्रोडक्ट है f उस पर स्प्लिट हो जाए, f of m into f of n किया जा सकता हो जब कभी भी मैं m और n को पकड़ूं नेचुरल नंबर से। अब इसमें m और n का GCD 1 होना ये हमें नहीं गिवन है, तमाम तरह के इंटीजर्स के लिए GCD 1 हो तब भी, GCD 1 ना हो तब भी, सबके लिए स्प्लिट किया जा सके। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब ऑब्वियसली हमने यहां पर जो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स देखी थी उनमें आपके सामने m और n का GCD 1 हो या ना हो दोनों सूरतों में स्प्लिट किया जा सकता था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शंस हैं ये दोनों के दोनों कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव भी हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई है हमने, ठीक है जी, आप प्रूव कर सकते हैं। m और n का GCD 1 के बराबर नहीं भी होगा इवन, देन ये स्प्लिट हो जाएगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, राइट जी। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये नोट्स हैं दरअसल मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस के हवाले से। तो सबसे पहला नोट क्या है जी, इफ f इज कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव देन f इज मल्टीप्लिकेटिव। ये बात असल में हम अभी कर भी चुके होंगे। f आपका कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है, इसका क्या मतलब है भाई, कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स m और n पकड़े आप, कोई से भी दो, उनका GCD 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उन तमाम के लिए f ऑफ m n बराबर हो जाएगा f ऑफ m इंटू f ऑफ n, राइट। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि f ऑफ m इंटू n f ऑफ m इंटू f ऑफ n लिखा जा सकता है whenever, आप जब कभी भी m और n कहां से पकड़े, n से पकड़े। तो जब जब आप m और n को n से पकड़ेंगे भाई साहब, तब तब क्या होगा, m और n का GCD 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सर सबके लिए ये रिजल्ट वैलिड है,
तो यकीनन ये रिजल्ट उन नेचुरल नंबर्स के लिए भी वैलिड है जिनमें m और n का जीसीडी 1 होगा, क्योंकि सबके लिए वैलिड है। जब जब m और n का जीसीडी 1 होगा ये तब तब भी स्प्लिट हो जाएगा, है जी। तो अगर m और n के जीसीडी 1 होने से ये स्प्लिट हो जाए तो फिर ये फंक्शन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा। इंप्लाइज f इज मल्टीप्लिकेटिव। लिहाजा साबित हुआ कि हर वो फंक्शन जो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है वो मल्टीप्लिकेटिव भी है जी। तो ज़हन में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हर वो क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेटिव है क्या वो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव भी है। बात तो ज़हन में आती है कि अगर उन इंटीजर्स के लिए जो पेयर वाइज जिनका जीसीडी कितना है 1 है उनके लिए ये फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, तो क्या तमाम नंबरों के लिए ये फंक्शन स्प्लिट हो जाएगा, यानी जिनके लिए जीसीडी 1 नहीं भी होगा उनके लिए भी ये स्प्लिट हो जाएगा। तो इसका जवाब है ना, कि अगर आपका फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है तो वो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव होना उसका ज़रूरी नहीं है। तो जब हमने किसी चीज़ को नफ़ी में प्रूव करना होता है, ना में प्रूव करना होता है, हम क्या करते हैं भला, हम उसकी देते हैं एक काउंटर एग्जाम्पल, और काउंटर एग्जाम्पल के लिए वही फंक्शन हम चूज़ कर सकते हैं जिसके बारे में हमने m और n का जीसीडी 1 होना यहाँ पर इसका यूज़ भी किया था, यानी ये फंक्शन, राइट जी। k यहाँ पर कोई सा भी नेचुरल नंबर लिया जा सकता था, मैं अब k को 1 से बड़ा भी इन पर्टिकुलर कोई सा भी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ। तो एग्जाम्पल देते हैं जी, काउंटर एग्जाम्पल इसकी। ये क्या है काउंटर एग्जाम्पल, सर चूज करें k बिलोंग्स टू n, साथ में k को 1 से बड़ा, k 1 के बराबर नहीं लेना, 1 से बड़ा कोई सा भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं आप। तो आप देखिए जी, ये फंक्शन डिफाइन करते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ k एंड n, यानी n का जो आंसर है वो क्या होना है, k और n का जीसीडी। तो सर n यहाँ पर कहाँ से लेना है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n कोई सा भी नेचुरल नंबर है सर। तो आप कोई से भी नेचुरल नंबर के लिए सपोज कर लें कि ये जो फंक्शन f है ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है, राइट जी। f आपका कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है सर। तो अब जब काउंटर एग्जांपल में दूंगा भाई साहब, दो ऐसे नेचुरल नंबर्स दूंगा मैं जिनका जीसीडी 1 नहीं होगा, क्योंकि जीसीडी अगर उनका 1 होगा तो मुझे काउंटर एग्जांपल कभी भी नहीं मिल सकती भाई साहब। क्यों, क्योंकि जीसीडी 1 होगा जब जब m और n का, तो ये फंक्शन स्प्लिट हो सकता है, ये तो हमने प्रूव कर लिया होगा। तो मुझे अब यकीनन ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनका जीसीडी 1 नहीं होगा। तो उसके लिए मैं k और k स्क्वायर चूज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर ये फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है देन k और k स्क्वायर पे भी ये फंक्शन स्प्लिट हो जाएगा। मैंने सपोज जो कर लिया है ना, सपोज जो कर लिया। तो अब ये क्या बन जाएगा जनाब, f ऑफ k स्क्वायर, बल्कि लेफ्ट साइड पर k का क्यूब बन जाएगा, k का क्यूब इधर f ऑफ k आ जाएगा और इधर f ऑफ k का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जी, k का क्यूब, इसकी इमेज क्या देगा ये फंक्शन, k के साथ जीसीडी किसका, k क्यूब का। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आपके पास k के साथ जीसीडी k के क्यूब का, इधर k का जीसीडी किसके साथ, k के साथ, और इधर सर k का जीसीडी किसके साथ, k के स्क्वायर के साथ। क्या बन जाएगा, k क्यूब को जो डिवाइड करता है। हमने जीसीडी की प्रॉपर्टी प्रूव की हुई है कि अगर एक नंबर a b को डिवाइड करता है तो फिर a और b का जीसीडी डिवाइजर वाला यानी कि a होगा। तो k चूंकि k के क्यूब को डिवाइड करता है तो k और k क्यूब का जीसीडी क्या होगा, k। और इधर आ जाए, k भी चूंकि k को डिवाइड करता है, k और k का जीसीडी भी k। सर k चूंकि k के स्क्वायर को भी डिवाइड करता है तो k और k स्क्वायर का जीसीडी भी k। लीजिए k को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि k एक नेचुरल नंबर है। तो क्या प्रूव हो गया जी, k 1 के बराबर है। और ये आ जाएगी आपके पास क्या चीज, कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने k को क्या लिया हुआ था, 1 से बड़ा लिया हुआ था। तो देखा आपने
ये फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव अगर इसको मैं समझता हूं तो कंट्राडिक्शन आ जाती है फौरी तौर पर। और कंट्राडिक्शन आने के लिए मुझे m और n दो जो इंटीजर चूज करने थे, अब डेफिनेटली ऐसे चूज करने पड़ेंगे जिनका जीसीडी 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर m और n का जीसीडी 1 होगा तो ये फंक्शन स्प्लिट किया जा सकता है। ये बात हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं। लिहाजा मैंने m और n, एक m की जगह k पकड़ा और दूसरा n की जगह k का स्क्वायर पकड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि k और k स्क्वायर का जब मैं जीसीडी लूंगा तो वो क्या जवाब देगा, k जवाब देगा। राइट जी। तो ये फंक्शन आपका कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। लिहाजा आपने काउंटर एग्जांपल दे दी कि हर वो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेटिव है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव भी हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है तो लाजमी बात है कि वो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव भी होगा। जी, तो हम बना रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस पर और कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस पर। आइए कुछ मजीद नोट्स देखते हैं। इफ f इज मल्टीप्लिकेटिव देन f इज आइडेंटिकली 0 और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। यानी अगर आपके पास कोई मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है f, तो या तो 1 पर उसकी इमेज 1 होगी या फिर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन तमाम पर उसकी इमेज 0 मिलेगी। आइडेंटिकली 0 का मतलब यह है कि तमाम नेचुरल नंबर्स पर आंसर आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। जी, या तो हमने f ऑफ 1 को 1 के बराबर प्रूफ करना है या फिर f ऑफ n इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो हम सपोज कर लेते हैं f ऑफ 1 1 के बराबर है। अगर तो f ऑफ 1 1 के बराबर है तो फिर प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ डेफिनेटली फिर कुछ भी नहीं करना होगा, क्योंकि हमने यही तो प्रूफ करना है कि या f ऑफ 1 1 के बराबर है या ये f आइडेंटिकली 0 है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, देन वी आर डन। सो सपोज करते हैं f ऑफ 1 1 के बराबर नहीं है। अब अगर f ऑफ 1 1 के बराबर नहीं है तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि f ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, f ऑफ 1 को लिख देते हैं f ऑफ 1 इंटू 1। जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि f मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो हर दो इंटीजर्स के यानी हर दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट पे ये स्प्लिट हो जाता है। इन पर्टिकुलर 1 और 1 इन दोनों के लिए भी स्प्लिट हो जाएगा। ये बन जाएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1। रीजन ये कि f क्या है, f इज मल्टीप्लिकेटिव। आप एक बात नोट कीजिए कि मैंने यहां पर ये यूज किया है कि f मल्टीप्लिकेटिव है और 1 और 1 का जीसीडी 1 होता है, यानी 1 और 1 दोनों का जीसीडी 1 है। ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब ये है कि आप f को स्प्लिट कर सकते हो। लेकिन अगर यहां पर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव की बजाय कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव होता, इवन देन हम ये काम कर सकते थे। यानी जो रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं ये कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस के लिए भी ट्रू है। यानी सेम अगर आपको यही क्वेश्चन आए कि इफ f इज कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव देन f इज आइदर आइडेंटिकली 0 और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो भी सेम प्रूफ होगा। ठीक है जी, लीजिए जनाब, अब आप क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 को आप लेफ्ट साइड पर ले आए तो क्या प्रूफ हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ 1 कॉमन लीजिए, क्या प्रूफ हो जाएगा, 1 इंटू एफ ऑफ 1, इसका और f ऑफ 1 का प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब या ये 0 है या फिर ये 0 है, इंप्लाइज f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा कि अगर 1 माइनस एफ ऑफ 1 0 के बराबर है तो क्या होगा जी, f ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा, जबकि f ऑफ 1 के बराबर नहीं है। हमने सपोज किया कि f ऑफ 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर f ऑफ 1 के बराबर होता तो बात हमारी वहीं खत्म हो जाती। f ऑफ 1 चूंकि 1 के बराबर नहीं है, लिहाजा क्या होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। वी मस्ट हैव f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1। अब अगर f ऑफ 1 0 के बराबर है तो फिर क्या होगा भाई, फिर किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए। फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, हम f ऑफ n को लिख सकते हैं f ऑफ n इंटू 1 लिखा जा सकता है। और चूंकि 1 और n का जीसीडी भी 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ n इंटू f ऑफ 1। रीजन, क्योंकि f मल्टीप्लिकेटिव है, राइट। तो f ऑफ n का आंसर जो कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन f ऑफ 1 का आंसर क्या है जी, 0। और f ऑफ n इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0। तो f ऑफ n 0 के बराबर प्रूव हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसका ये मतलब होगा कि f ऑफ n आइडेंटिकली क्या हो जाएगा, 0। यानी किसी भी नेचुरल नंबर पे फंक्शन की इमेज क्या होगी, 0, यानी f आइडेंटिकली 0 हो चुका है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है इफ f इज मल्टीप्लिकेटिव देन f ऑफ n1 n2 n3 अप टू सोन nm। कितने नेचुरल नंबर्स हैं ये, m नेचुरल नंबर्स हैं। m क्या हो सकता है, m के बारे में कहा जा रहा है कि m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी m की वैल्यू 1 ले सकते हैं, m की वैल्यू 2 ले सकते हैं, m की वैल्यू 3 ले सकते हैं, m की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। यानी यहां पर जो तादाद है नेचुरल नंबर्स की वो 2 नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी की तादाद ले सकते हैं यहां पर, ठीक है जी। तो इन सब पे, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन सब पे आपका जो फंक्शन f है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब डेफिनेशन तो भाई कहती है कि 2 नंबर्स होंगे, अगर f मल्टीप्लिकेटिव है तो f उन दोनों के प्रोडक्ट पे स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो ज्यादा है, जी हाँ, ज्यादा के लिए भी हम ये बात कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। हम इंडक्शन लगाकर साबित कर सकते हैं कि 2 की बजाय अगर तादाद नेचुरल नंबर्स की 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, हम उन पे इस फंक्शन f को स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि f मल्टीप्लिकेटिव है। लेकिन इन तमाम नेचुरल नंबर्स का जीसीडी 1 होना चाहिए पेयर वाइज, यानी ni और nj दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए जब जब i j के बराबर नहीं होगा। यानी अगर i और j दोनों सेम कर लेंगे तो नेचुरल नंबर सेम हो जाएंगे और सेम नेचुरल नंबर्स का जीसीडी 1 तो नहीं होना। इन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए जब जब i j के बराबर नहीं होंगे। जब जब इनमें से कोई से भी 2 नेचुरल नंबर्स पकड़ लें डिफरेंट, उनका जीसीडी 1 के बराबर होना चाहिए, राइट जी। हम तमाम पर इस फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं जी। बात हम कर चुके हैं इंडक्शन की, इंडक्शन की हेल्प से हम ये बात साबित कर सकते हैं। तो आइए इंडक्शन की मदद से इसको साबित करते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, हमने स्टार्टिंग वैल्यू के लिए प्रूव करना होता है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो ये देखें कि हम इंडक्शन लगा किस पे रहे हैं। हम n1 पे इंडक्शन नहीं लगा रहे, हम m पे इंडक्शन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तादाद है इन नेचुरल नंबर्स की m, तो m पे इंडक्शन लगा रहे हैं। तो कम से कम m की वैल्यू क्या हो सकती है जी, 1। अब 1 के लिए तो एक ही नेचुरल नंबर होगा और एक ही नेचुरल नंबर के लिए तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n1 ट्रिवियली ट्रू है, नो प्रॉब्लम। तो 2 के लिए हम अगर प्रूव कर दें तो ज्यादा बेहतर है जी। लेकिन 2 की बजाय हम 1 और 2 दोनों के लिए प्रूव कर देते हैं। इफ m इज इक्वल टू 1, सबसे पहले लिखते हैं वी प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन। इंडक्शन ऑन m फॉर m इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू है। क्या बनेगा आपके पास, लेफ्ट साइड क्या बनेगी जनाब, f ऑफ n1। सर राइट साइड क्या बनेगी, राइट साइड भी एक ही नेचुरल नंबर है तो f ऑफ n1, नो प्रॉब्लम। m की वैल्यू 2 के लिए भी प्रूव कर दें, लीजिए फॉर m इज इक्वल टू 2 जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी सर, f ऑफ n1 इंटू n2 जी जनाब। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, f ऑफ n1 इंटू f ऑफ n2 जी। क्या f ऑफ n1 इंटू n2 और f ऑफ n1 इंटू f ऑफ n2 ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे क्योंकि n1 और n2 का जीसीडी 1 है, ये बात हमें गिवन है। और डेफिनेशन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की कहती यही है कि f ऑफ n1 इंटू n2 इज इक्वल टू f ऑफ n1 इंटू f ऑफ n2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि f आपका मल्टीप्लिकेटिव है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव के लिए हमें ये गिवन है कि हम 2 नेचुरल नंबर्स अगर हमारे पास होंगे जिनका जीसीडी 1 होगा, ठीक है जी, तो उनको स्प्लिट किया जा सकता है।
तो बाय डेफिनेशन ही हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम जी। हमने m की वैल्यू 1 के लिए भी प्रूव कर दिया, m की वैल्यू 2 के लिए भी प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सपोज करेंगे कि हम k n's तक इसको स्प्लिट कर सकते हैं। k क्या यहाँ पर 1 या 1 से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है, m से। तो k के लिए हम सपोज करेंगे कि f स्प्लिट किया जा सकता है k नेचुरल नंबर्स के लिए, और प्रूव करेंगे k+1 नेचुरल नंबर्स के लिए भी ये जो फंक्शन f है ये स्प्लिट किया जा सकता है। यही हमारा इंडक्शन का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है जी। तो k के लिए हम सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट f ऑफ n1 n2 n3 अप टू so on nk, इन k नेचुरल नंबर्स पर f स्प्लिट किया जा सकता है। f ऑफ n1 इंटू f ऑफ n2 इंटू f ऑफ n3 अप टू so on f ऑफ nk, राइट जी। और हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने इसका आगे इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे जनाब, हम k+1 के लिए प्रूव करेंगे। हाँ, ये लिखना जरूरी है यहाँ पर, k क्या है, k 1 या 1 से बड़ा है लेकिन m से छोटा है, क्योंकि हम इंडक्शन m पे लगा रहे थे, राइट जी। तो यहां पर आप 1 की बजाय 2 भी लिख सकते हैं। क्यों 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ 1 के लिए नहीं प्रूव किया था, हमने 2 के लिए भी प्रूव कर दिया होगा। तो आप यहां पर अगर 2 भी लिख देंगे इवन देन कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो k+1 नेचुरल नंबर्स के लिए अब हमने इसको प्रूव करना है, राइट जी। कंसिडर f ऑफ n1 n2 n3 अप टू so on nk+1, राइट जी। मैंने साबित करना है कि मैं इन तमाम नेचुरल नंबर्स पर f को स्प्लिट कर सकता हूं, जिसमें मैं इस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब जाहिर है जी nk+1 से एक पिछला नेचुरल नंबर nk भी होगा, तो मैं अगर इससे पहले एक nk भी लिख लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते f ऑफ n1 n2 n3 अप टू so on nk इंटू nk+1। जी क्या लग रहा है आपको, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं आप कि ये nk बीच में कहां से आ गया? जी सीधी सी बात है, 1 2 3 अप टू so on k+1 तक जा रहे थे आप। k+1 से पिछला nk भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे पिछला nk-1 भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। so on है, यहाँ पर 1 2 3 है, आप इससे अगला n4 भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में, राइट जी। तो लिखा क्यों ऐसा इसलिए लिखा है कि मैंने इस चीज का यहां पर यूज करना है। तो मैं क्यों ना n1 से लेकर nk तक इन जो नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसको एक ही नेचुरल नंबर समझ लो और इसको दूसरा नेचुरल नंबर समझ लो। और अगर मैंने यहां पर इस एक नेचुरल नंबर के लिए और इस एक नेचुरल नंबर के लिए f को स्प्लिट करना है, तो मुझे जरूरी है इस बात को प्रूव करना कि इसका इस पूरे के प्रोडक्ट के साथ जो जीसीडी है वो क्या है, 1। ये बात मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं? हमने नंबर थ्योरी में जीसीडी के बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं, जिनमें से एक रिजल्ट यहां पर यूज हो रहा है। वो क्या रिजल्ट यूज हो रहा है? जाहिर है हमें क्या गिवन था, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं n1 n2 n3 अप टू so on nm, ये सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट है ना। अब मैं इन तमाम का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा यहां पर भाई, मैं तो यहां पर n1 n2 अप टू so on nk+1 तक का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जो k था वो लेस देन m था। तो k+1 तक जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा k+1 की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होनी है वो m हो सकती है, m से बड़ी तो नहीं हो सकती। यानी मैं इन्हीं नेचुरल नंबर्स का या इन्हीं में से चंद का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सारे आपस में क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि जो nk+1 है, ये जो नेचुरल नंबर है nk+1, इसका जीसीडी इन तमाम के साथ सेपरेटली देखा जाए तो 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि कोई से भी इनमें से नेचुरल नंबर्स पकड़ेंगे डिफरेंट, जब i और j इंडिसेस डिफरेंट होंगे उनका जीसीडी 1 मुझे गिवन है। तो जाहिर है इन पर्टिकुलर nk+1 का जीसीडी भी n1 के साथ भी 1 होगा, n2 के साथ भी 1 होगा, n3 के साथ भी 1 होगा, so on nk के साथ भी 1 ही होगा, राइट जी। तो इस बात को लिख लेते हैं कि nk+1 का जीसीडी
N1 के साथ भी 1 है ना, लेकिन इसका जीसीडी तो N2 के साथ भी 1 है, N3 के साथ भी 1 है, सबके साथ जीसीडी 1 है। तो मैं इन जनरल लिख सकता हूं कि Nk+1 का जीसीडी Ni के साथ 1 है फॉर ऑल i में 1 से लेकर k तक। ये बात कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। अब याद कीजिए जीसीडी की प्रॉपर्टी, भाई साहब a का जीसीडी b के साथ भी 1 है, a का जीसीडी c के साथ भी 1 है। तो क्या ख्याल है, a का जीसीडी b और c दोनों के प्रोडक्ट के साथ भी 1 होगा, ऐसा हमने पिछले किसी लेक्चर में प्रूव किया था। तो अगर Nk+1 का N1 के साथ भी जीसीडी 1 है, N2 के साथ जीसीडी भी 1 है, N3 के साथ भी जीसीडी 1 है, एंड सो ऑन, Nk के साथ भी जीसीडी 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि Nk+1 का जीसीडी N1, N2, N3 अप टू सो ऑन Nk, इन तमाम के प्रोडक्ट के साथ भी कितना है, 1 है। अब आप ज़हन में रखिए कि मैंने N1 से लेकर Nk तक के नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को एक नेचुरल नंबर समझा हुआ है, ठीक है जी, ये 1 है और इसका जीसीडी Nk+1 के साथ क्या है, 1 है। तो यहां पर चूंकि मेरा फंक्शन f मल्टीप्लिकेटिव है, लिहाजा मैं इस पूरे को एक नेचुरल नंबर समझते हुए और इसको दूसरा नेचुरल नंबर समझते हुए f स्प्लिट कर सकता हूं, क्योंकि इनका जीसीडी 1 है। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ N1, N2, N3 अप टू सो Nk+1। अब कैसे लिखा जा सकता है, f ऑफ N1, N2, N3 अप टू सो Nk इंटू f ऑफ Nk+1। क्यों, क्योंकि इसका जीसीडी इसके साथ 1 है और f मल्टीप्लिकेटिव है। जी जनाब, अब मैं इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके, ये मैंने सपोज किया हुआ था इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा के, मैं कह सकता हूं कि ये f ऑफ N1 इंटू f ऑफ N2 अप टू सोन f ऑफ Nk के बराबर लिखा जा सकता है। ये मेरी सपोजिशन है जो मैं इसमें यूज कर रहा हूं। लिहाजा इसमें f ऑफ N1 इंटू f ऑफ N2 इंटू f ऑफ N3 अप टू सोन ये f ऑफ Nk इंटू f ऑफ Nk+1 यहां पर आ गया, और यहां मैंने यूज की है इक्वेशन 1, राइट जी। इक्वेशन 1 को यूज करते हुए मैं ये लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब है, वी हैव प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो इंडक्शन हमारी क्या कहती है भला, इंडक्शन ये कहता है कि आप तमाम नेचुरल नंबर्स n1 से लेकर nm तक, इन तमाम का जो प्रोडक्ट है उस पे f को स्प्लिट कर सकते हैं, राइट जी। हेंस f of N1, N2, N3 up to so on Nm can be splitted. f of N1, f of N2 up to so on f of Nm, राइट जी। जो ये रिजल्ट हमने बनाया है, किसके लिए बनाया है, f मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव के लिए जितने भी हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स है, इनका पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होना जरूरी था। सोचिए कि अगर कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव के लिए हमें ये काम करना पड़ता, यानी कि ये कि इफ f इज कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव देन f ऑफ N1, N2, N3 अप टू सो ऑन Nm सेपरेट किया जा सकता है, f ऑफ N1, f ऑफ N2, f ऑफ N3 एंड सो ऑन f ऑफ N। तो हम क्या करेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाता रिजल्ट। मतलब इनका पेयर वाइज जीसीडी ना हमें 1 गिवन है, ना यहां पर हमने Nk+1 का जीसीडी इस नेचुरल नंबर जो कि इनके नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है इसके साथ 1 प्रूव भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि जीसीडी n और m का अगर 1 के बराबर होगा तो f ने स्प्लिट होना है, f ने तो हर हाल में स्प्लिट हो जाना है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव के लिए ये रिजल्ट बहुत ही ट्रिवियली प्रूव हो जाता है। तो इसका प्रूफ चूंकि ट्रिवियल है, लिहाजा आप खुद कर सकते हैं।